हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज हम MPSE 005 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, स्टेट एंड सोसाइटी इन अफ्रीका। तो इसी सीरीज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में दास व्यापार पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसके क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं मेन बातें बता दूंगी। उसके बाद जब आप अपने बुक से इसे पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए और आप अच्छे से आंसर बना के आ पाएंगे। अफ्रीका में दास व्यापार 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक अत्यधिक व्यापक था, जिसमें यूरोपीय देशों पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड और अरब व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दास व्यापार की प्रक्रिया। यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में किले और व्यापारिक केंद्र बनाकर अफ्रीकी राजाओं और व्यापारियों से दास खरीदते थे। तो यूरोपीय व्यापारी क्या करते थे, जो अफ्रीका के तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे किले बना लेते थे और वहीं व्यापार का केंद्र भी बना लेते थे, और जो अफ्रीकी राजा और व्यापारी थे उनसे खरीदते थे क्या, दास। युद्ध, छापेमारी और कबीलाई संघर्षों में बंदियों को पकड़कर बेचा जाता था। दासों को अत्यंत अमानवीय परिस्थितियों में समुद्र के रास्ते अमेरिका और कैरेबियन में भेजा जाता था, जिससे अटलांटिक दास व्यापार कहा जाता था। तो क्या करते थे, एक तो उनकी जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी, बिल्कुल अमानवीय व्यवहार था उनसे, और समुद्र के रास्ते उनको अमेरिका और कैरेबियन में भेजा जाता था, जिसे क्या बोलते थे, अटलांटिक दास व्यापार। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो अनुमानित 1.2 करोड़ से अधिक अफ्रीकियों को दास बनाकर भेजा गया। दासों से गन्ना, कपास, तंबाकू और खनन कार्य कराए जाते थे। अफ्रीकी समाज में जनसंख्या असंतुलन, सामाजिक अस्थिरता और कबीलाई युद्धों में वृद्धि हुई। यूरोपीय देशों ने अफ्रीका में बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ाया, जिससे उपनिवेशवाद की राह बनी। बात करें प्रभाव की, तो आर्थिक प्रभाव में देखें तो अफ्रीकी समाज में आर्थिक ठहराव आया और स्थानीय उद्योगों एवं कृषि क्षतिग्रस्त हुए। क्या हुआ, अफ्रीकी समाज में आर्थिक ठहराव आ गया और जो स्थानीय उद्योग और कृषि थे वो क्षतिग्रस्त हो गए। आर्थिक ठहराव मतलब क्या, जो आर्थिक विकास था वो रुक गया, ठप सा हो गया। सामाजिक प्रभाव देखें तो परिवारों का विखंडन हुआ, बंटने लगे और सामाजिक संरचना टूट गई। राजनीति का बात करें तो दास व्यापार ने अफ्रीका में अत्यंत संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की बात करें तो अमेरिका में उपनिवेशवाद और प्लांटेशन प्रणाली को सस्ता श्रम मिला, जिससे यूरोप को आर्थिक लाभ हुआ। समाप्ति की बात करें तो 19वीं सदी में दास व्यापार की नैतिक आलोचना बढ़ गई। ब्रिटेन ने 1807 में दास व्यापार को समाप्त किया और 1833 में दासता को भी समाप्त कर दिया। धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देशों ने भी इसे समाप्त कर दिया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि अफ्रीका में दास व्यापार ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, अफ्रीका की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को कमजोर किया और उपनिवेशवाद के विस्तार में योगदान दिया। यह विश्व इतिहास में अमानवीयता का एक काला अध्याय रहा, जिसे अफ्रीकी महाद्वीप को गहरे घाव दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना अगला डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इस पेपर की प्लेलिस्ट में जाके मैंने ये अच्छे से बताया हुआ है। अफ्रीका में राष्ट्रवाद की उदय को रेखांकित कीजिए। तो इसमें बताएंगे पृष्ठभूमि। अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उदय 20वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जब अफ्रीकी जनता ने उपनिवेशवादी शासन, नस्लीय भेदभाव और आर्थिक शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए संगठित संघर्ष शुरू किया। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की बात करें तो उपनिवेशिक शोषण, यूरोपीय शक्तियों द्वारा आर्थिक शोषण और नस्लीय भेदभाव से अफ्रीकी जनता में असंतोष पैदा हो गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के प्रभाव देखें तो युद्ध में अफ्रीकी सैनिकों की भागीदारी और युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियों की कमजोरियों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को बल दिया। शिक्षा और जागरूकता की बात करें तो पश्चिमी शिक्षा और प्रेस ने नए नेतृत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा को जन्म दिया। अमेरिका और सोवियत संघ का समर्थन, उपनिवेशवाद के विरोध में वैश्विक माहौल और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहित किया। पैन अफ्रीकनिज्म, अफ्रीकी एकता और आत्मनिर्भरता की विचारधारा ने राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दी। राष्ट्रवाद के विकास के चरण की बात करें तो शुरुआत 1900 से 1945 तक मानी जाती है। राजनीतिक संगठनों और ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई, जिसमें क्या था, ANC 1912 का। सीमित सुधार और आत्मनिर्भरता की मांग बढ़ी। द्वितीय चरण 1945 से 1960 स्वतंत्रता आंदोलन का व्यापक प्रसार हुआ। घाना 1957 पहला उपसहारा अफ्रीकी देश बना जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की। राष्ट्रवादी नेताओं जैसे क्वामे नक्रुमा जो घाना के थे, जूलियस नेरेरे तंजानिया, जोमो केन्याटा केन्या, पैट्रिस लुमुम्बा कांगो का उदय हुआ। अंतिम चरण 1960 से 45 तक अधिकांश अफ्रीकी देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। अंगोला, मोजाम्बिक, नामीबिया ने सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की। राष्ट्रवाद के स्वरूप की बात करें तो राजनीतिक राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता प्राप्त कर अपनी सरकारें स्थापित करना। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? अफ्रीकी संस्कृति और भाषाओं का पुनरुत्थान। और आर्थिक राष्ट्रवाद, उपनिवेशवादी अर्ध आर्थिक ढांचे को बदलना और संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना। और पैन अफ्रीकी दृष्टिकोण, अफ्रीकी एकता और सहयोग पर बल देना। राष्ट्रवाद का महत्व की बात करें तो अफ्रीका की उपनिवेशवादी व्यवस्था का अंत हुआ। आत्मसम्मान और राष्ट्रीय पहचान की भावना जागी। अफ्रीकी एकता की भावना का विकास हुआ। उपनिवेशी शक्तियों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष हुआ और कूटनीतिक प्रयासों ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक ऐतिहासिक संघर्ष था, जिसने अफ्रीकी देशों को स्वतंत्रता दिलाई और राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से नए युग की शुरुआत की। हालांकि स्वतंत्रता के बाद भी कई देशों को आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा, फिर भी राष्ट्रवाद ने अफ्रीकी जनता में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अफ्रीका के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें बताएंगे कि अफ्रीका का विदेशी व्यापार मुख्यतः कच्चे माल और प्रारंभिक वस्तुओं के निर्यात पर आधारित है। यहाँ के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है। बात करें निर्यात वस्तुओं की तो खनिज पदार्थ, सोना, हीरा, बॉक्साइट, यूरेनियम, कॉपर, तेल। कृषि उत्पाद की बात करें तो कॉफी, कोको, कपास, चाय, मूंगफली और तंबाकू। कुछ देशों में पेट्रोलियम और गैस का प्रमुख निर्यात था, जैसे नाइजीरिया, अल्जीरिया और अंगोला। आयात वस्तुओं की बात करें तो मशीनरी, उपकरण और औद्योगिक वस्तुएं आयात की जाती थी। तैयार उपभोक्ता वस्तुएं, पेट्रोलियम उत्पाद कुछ देशों में और रसायन और दवाइयां भी आयात की जाती थी। व्यापार संतुलन की बात करें तो अधिकांश अफ्रीकी देशों का व्यापार संतुलन असंतुलित रहता है। निर्यात की तुलना में आयात ज़्यादा महंगे थे, जिससे विदेशी ऋण और वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होती थी। कोई सामान बेचते थे तो सस्ता बिकता था और जब खरीदते थे तो महंगा, तो इससे आर्थिक अस्थिरता हो जाती थी। व्यापार का क्षेत्रीय वितरण, प्रमुख व्यापारिक साझेदार यूरोपीय संघ, चीन, अमेरिका और भारत
इसके व्यापारिक साझेदार थे। यूरोप और चीन अफ्रीका के कच्चे माल के प्रमुख आयातक हैं और हाल के वर्षों में भारत अफ्रीका व्यापार में भी वृद्धि हुई है। उपनिवेशवाद की छाप की बात करें तो अफ्रीका का विदेशी व्यापार संरचना उपनिवेशवाद के समय विकसित हुई थी। प्रत्येक देश एक या दो प्रमुख वस्तुओं के निर्यात पर आधारित रहा, जिससे विविधीकरण की कमी बनी रही। समुद्री मार्ग पर निर्भरता। विदेशी व्यापार मुख्य रूप से समुद्री मार्गों से होता है। पश्चिमी और पूर्वी तटीय बंदरगाह मोम्बासा, डरबन, लागोस, डकार व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अवसंरचना की समस्या की बात करें तो परिवहन एवं संचार सुविधाओं की कमी थी। बंदरगाहों पर जटिल प्रक्रिया और भीड़ लगी रहती थी। यह विदेशी व्यापार की लागत को बढ़ाती थी। हालिया परिवर्तनों की झलक देखें तो चीन के साथ व्यापार में तेजी आई। अफ्रीका में AFCTA अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के माध्यम से आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किए गए। कुछ देशों ने कृषि और खनिज वस्तुओं के निर्यात से औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात तक और बढ़ने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि अफ्रीका का विदेशी व्यापार आज भी कच्चे माल और प्राथमिक उत्पादों के निर्यात पर आधारित है, जिससे यह वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहता है। विविधीकरण, औद्योगिकरण और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने से अफ्रीका के विदेशी व्यापार को अधिक स्थिर और समृद्ध बनाया जा सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि के संदर्भ में भारत अफ्रीका संबंधों की चर्चा कीजिए। इसके देखो गुटनिरपेक्ष आंदोलन और उसका उद्देश्य। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? शीत युद्ध के दौरान राजनीति में दो गुट बन गए थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। दो शक्तियों में बढ़ गया था। अब नव स्वतंत्र जो नए स्वतंत्र देश थे, उन देशों ने इनमें शामिल होने की बजाय क्या करा? स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखने और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, नस्लवाद का विरोध करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इन सब देशों ने क्या किया? ना ये अमेरिका की साइड हुए, ना सोवियत संघ के साइड, ये स्वतंत्र रहे। 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में औपनिवेशिक रूप से गुट निरपेक्ष की स्थापना हुई, NAM की स्थापना हुई। भारत और अफ्रीका का साझा ऐतिहासिक अनुभव। उपनिवेशवाद का अनुभव। भारत और अफ्रीकी देशों ने लंबे समय तक उपनिवेशवाद और नस्लीय भेदभाव झेला। आर्थिक शोषण की बात करें तो दोनों के प्राकृतिक संसाधनों का उपनिवेशी शक्तियों ने शोषण किया। आत्मनिर्भरता की आकांक्षा की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास और आत्मनिर्भरता के लिए समान दृष्टिकोण रहा। गांधी जी के अफ्रीका में संघर्ष तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष ने भारत अफ्रीकी जुड़ाव को और मजबूती से आधार प्रदान किया। नाम में भारत अफ्रीकी देशों का विकास। भारत की भूमिका। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने उपनिवेशवाद और रंग भेद के विरुद्ध अफ्रीकी देशों का समर्थन किया। भारत ने अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक, राजनीतिक और राजनयिक समर्थन दिया। अफ्रीकी देशों की भूमिका। गुट निरपेक्ष आंदोलन में घाना, मिस्र, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया आदि ने सक्रिय भाग लिया। अफ्रीका में NAM की उपनिवेशवाद और नस्लवाद के विरुद्ध एकजुटता का मंच प्रदान किया। नाम यानी कि NAM के माध्यम से भारत अफ्रीका सहयोग क्षेत्र। राजनीतिक सहयोग क्या रहा कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंग भेद के खिलाफ दोनों ने मिलकर विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर भी इनका सहयोग रहा
और NAM सम्मेलनों में साझा रणनीति पर दोनों की सहमति रही। बात करें आर्थिक सहयोग की, तो विकासशील देशों के लिए नए आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग में समर्थन रहा और व्यापार और तकनीकी सहयोग में भी वृद्धि हुई। सांस्कृतिक सहयोग की बात करें तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव और मजबूत करने की दिशा में इन्होंने काम करे और भारतीय छात्रवृत्तियों और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा दिया। रंगभेद नीति के विरुद्ध भारत अफ्रीका सहयोग। भारत पहला देश था जिसने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन के खिलाफ 1946 में प्रतिबंध लगाया। NAM मंच पर भारत ने अफ्रीकी देशों के रंगभेद विरोधी आंदोलन का सशक्त समर्थन किया। इसका परिणाम ये हुआ कि नाम के मंच ने भारत अफ्रीका देश संबंधों को मजबूत किया। अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक समर्थन प्राप्त हुआ। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा मिला और विश्व राजनीति में विकासशील देशों की आवाज और मजबूत हुई। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भारत और अफ्रीकी देशों के रिश्तों को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से गहरा किया। नाम की पृष्ठभूमि ने दोनों को उपनिवेशवाद और नस्ल भेद जैसे मुद्दों पर एकजुट कर सहयोग का आधार तैयार किया, जिससे दक्षिण दक्षिण सहयोग और विकासशील देशों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक अच्छे से। अब हम अपना अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वो है सब सहारन अफ्रीका में मानव सुरक्षा की स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो इसमें हम बताएंगे कि मानव सुरक्षा का अर्थ क्या है। मानव सुरक्षा का आशय केवल पारंपरिक सुरक्षा से नहीं है, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, अधिकार और जीवन की गुणवत्ता से है, जिसमें आर्थिक, खाद्य, स्वास्थ्य, पर्यावरण, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राजनीतिक सुरक्षा शामिल होती है। सब सराहन अफ्रीका की पृष्ठभूमि। सब सहारन अफ्रीका में 48 देश आते हैं। यहाँ उपनिवेशवाद की विरासत, राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और गृह युद्ध, गरीबी और भूखमरी, महामारी, HIV, एड्स, मलेरिया मानव सुरक्षा को गहराई से प्रभावित करते हैं। मानव सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो आर्थिक सुरक्षा विश्व के सबसे गरीब देशों में शामिल और उच्च बेरोजगारी, कृषि पर निर्भरता और कच्चे माल पर आधारित अर्थव्यवस्था है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली बड़ी आबादी इसमें आती है। बात करें खाद्य असुरक्षा की, ये आर्थिक असुरक्षा थी, जिसमें क्या होता है, विश्व के सबसे गरीब देशों में शामिल हो अगर वो देश, बेरोजगारी ज़्यादा हो, कृषि पर निर्भरता हो और कच्चे माल पर आधारित अर्थव्यवस्था हो और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की बड़ी आबादी हो, तो वो फिर आर्थिक असुरक्षित है वो देश। अगर खाद्य असुरक्षा की बात करें तो लगातार भूखमरी और कुपोषण की समस्या अगर बनी रहे, यानी कि भूखमरी से और कुपोषण से लोगों की मृत्यु हो रही हो और प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन खाद्य संकट को बढ़ाते हैं और अफ्रीका में खाद्य वितरण और कृषि अवसंरचना की कमी। बात करें स्वास्थ्य असुरक्षा की तो HIV, एड्स, मलेरिया, तपेदिक जैसी महामारियों का प्रभाव, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टरों और दवाओं की कमी, कोविड-19 में भी स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव बढ़ाया। पर्यावरणीय असुरक्षा की बात करें तो रेगिस्तान का विस्तार, वनों की कटाई और जल संकट उत्पन्न होना, जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और कृषि उत्पाद में गिरावट आना। व्यक्तिगत और सामुदायिक असुरक्षा की बात करें तो जातीय असुरक्षा, आतंकवाद जैसे बोको हराम और अल शबाब, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, आंतरिक विस्थापन और शरणार्थियों की समस्या। राजनीतिक असुरक्षा की बात करें तो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और शासन की कमजोरी भी राजनीतिक असुरक्षा में आते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोर स्थिति और मानवाधिकार हनन और असमानता। मानव सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास देखें तो क्षेत्रीय संगठन संघर्ष समाधान, शांति स्थापना और मानवीय सहायता में सक्रिय,
अंतर्राष्ट्रीय सहायता, संयुक्त राष्ट्र WHO NGOs द्वारा स्वास्थ्य, खाद्य और शिक्षा में सहायता, नीति सुधार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर ध्यान और SDGs के माध्यम से गरीबी, भूख और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का लक्ष्य। सकारात्मक परिवर्तन के संकेतों की बात करें तो कुछ देश जैसे रवांडा और घाना ने स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार किया। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है और क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग के प्रयास भी। चुनौतियां बनी हुई हैं उनके सामने, संघर्ष और आंतरिक अस्थिरता की, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव की और अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर की। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि सब सहारन अफ्रीका में मानव सुरक्षा की स्थिति कमजोर है, जहां गरीबी, भूख, स्वास्थ्य संकट, पर्यावरणीय खतरों और राजनीतिक अस्थिरता ने मानवीय विकास को बाधित किया है। हालांकि विभिन्न प्रयासों और आंशिक सुधार के बावजूद मानव सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए स्थिर शासन, आर्थिक विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ीकरण और क्षेत्रीय सहयोग पर निरंतर ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप समझ गए होंगे आप अच्छे से। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अफ्रीकी राजनीति में सेना की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दीजिए। इसकी पृष्ठभूमि में लिखेंगे कि अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजनीतिक अस्थिरता, कमज़ोर संस्थाएं, जातीय संघर्ष और शासन में भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं सामने आई। इन परिस्थितियों में सेना ने खुद को राष्ट्र की रक्षक और स्थिरता कायम करने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। सेना की राजनीति में दखल के कारण राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, कमजोर सरकारें और नेतृत्व का अभाव रहा। जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष, सत्ता पर वर्चस्व के लिए जातीय समूहों में संघर्ष बना रहा। आर्थिक विफलता की बात करें तो भ्रष्टाचार और गरीबी से जनता में असंतोष था। और उपनिवेशवाद की विरासत की बात करें तो उपनिवेशवाद के दौरान बनाई गई सेनाएं राजनीतिक नियंत्रण की आदती रही और ठोस लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव भी रहा। अफ्रीकी राजनीति में सेना की भूमिका की बात करें तो सत्ता परिवर्तन में भूमिका रही उसकी क्या कि स्वतंत्रता मिलने के बाद कई देशों में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता हासिल की। उदाहरण के लिए घाना 1966 क्वामे नक्रुमा का तख्ता पलट हुआ। फिर नाइजीरिया 1966 और 1983 बार सैन्य शासन लागू हुआ। बात करें युगांडा की तो ईदी अमीन का सत्ता पर कब्जा रहा और सूडान तो इथियोपिया, बुर्किना फासो, चाड आदि में भी सैन्य तख्ता पलट हुआ। शासक के रूप में सेना तो कई अफ्रीकी देशों में सेना ने दशकों तक शासन किया। सेना ने संविधान निलंबित कर दिया और मार्शल लॉ लागू किया। कुछ स्थानों पर सेना ने नागरिक सरकारों के साथ सत्ता साझा भी की। सेना और सत्ता की वैधता। सेना ने खुद को राष्ट्र रक्षक और भ्रष्ट नेताओं को हटाने वाली शक्ति के रूप में वैध ठहराने की कोशिश की। कुछ सैन्य नेताओं ने जन कल्याण की योजनाएं शुरू की, लेकिन ज़्यादातर मामलों में तानाशाही, मानवाधिकार हनन और आर्थिक संकट देखने को मिला। सेना के शासन के दुष्परिणाम की बात करें तो लोकतंत्र का हनन होता है और अस्थिरता आती है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, भ्रष्टाचार और सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रहती है और नागरिक समाज और संस्थाओं का कमज़ोर भी होती हैं और अर्थव्यवस्था और विकास प्रभावित होती हैं और जातीय संघर्ष और हिंसा में भी वृद्धि हुई। हालिया परिदृश्य की बात करें तो 1990 के बाद लोकतांत्रिक लहर से कई देशों में सैन्य शासन समाप्त हुआ। अफ्रीकी संघ यानी कि AU ने अफ्रीकी यूनियन ने असंवैधानिक सत्ता परिवर्तन का विरोध किया।
फिर भी माली, बुर्किना फासो, गिनी, चाड और नाइजर आदि में हाल ही में तख्तापलट हुए, जिससे सेना की भूमिका अभी भी प्रभावी बनी हुई है। वर्तमान में सेना की भूमिका की बात करें तो सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रही, आंतरिक संघर्ष में शांति स्थापना की कोशिश की इन्होंने, और कुछ देशों में राजनीतिक मध्यस्थता की भी भूमिका निभाई। लेकिन अभी भी सेना का राजनीति में हस्तक्षेप लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए चुनौती बना हुआ है। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि अफ्रीकी राजनीति में सेना ने सत्ता परिवर्तन और शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसने लोकतांत्रिक विकास और राजनीतिक स्थिरता को बाधित किया। वर्तमान में लोकतांत्रिक सेनाओं को मजबूत करना और सेना के राजनीति से अलग रखना अधिकारों के सतत विकास और स्थिरता के लिए जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है अफ्रीका में राज्य के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। अफ्रीका में राज्य के स्वरूप का परीक्षण करेंगे। इससे पहले देखो पृष्ठभूमि, उपनिवेशवाद की विरासत। अफ्रीका के अधिकतर राज्यों की सीमाएं औपनिवेशिक शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम आदि के कृत्रिम रूप से खींची, जिससे कई जातीय समूह कृत्रिम रूप से बांट दिए गए। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश अफ्रीकी राज्य औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक संरचना को ही आगे बढ़ाने पर मजबूर हुए। अफ्रीकी राज्य की प्रमुख विशेषताएं: कृत्रिम सीमाएं और बहुजातीय समाज। एक राज्य में कई भाषा, जातीय समूह और जनजातियां रहती हैं। इसका परिणाम आंतरिक संघर्ष, जातीय हिंसा और पृथकवाद है। कमजोर संस्थाएं। लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास धीमा रहा। प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार और उपनिवेश और पारदर्शिता की कमी आई। केंद्रीकृत सत्ता की बात करें तो सत्ता अक्सर ऐसे नेता या सत्तारूढ़ दल के हाथों में केंद्रित रही। कई देशों में सैन्य शासन और तानाशाही का अनुभव रहा। उदाहरण के लिए युगांडा, नाइजीरिया और जिम्बाब्वे। संरचनात्मक निर्भरता की बात करें तो अर्थव्यवस्था और राजनीति में भारी शक्तियों पर निर्भरता रही। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक संस्थानों की प्रभावी भूमिका। पितृसत्तात्मक और व्यक्तिगत सत्ता शैली। सत्ता व्यक्तिगत नेटवर्क, गुटबाजी और कबीलाई वफादारी पर आधारित रहती है। बिग मैन पायलट्स की अवधारणा नेता सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रहते हैं, मतलब लागू रही। संघर्ष और राज्य की विफलता। कुछ राज्यों को विफल राज्य कहा गया, जैसे सोमालिया। आंतरिक गृहयुद्ध और अंतर्राजनीतिक गृहयुद्ध और विद्रोह और राजनीतिक हिंसा सामान्य है। आंतरिक गृहयुद्ध, विद्रोह और राजनीतिक हिंसा सामान्य है। राज्य के विकास में सकारात्मक पहलू। कई देशों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रयास किए हैं, जैसे घाना और दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीकी संघ और क्षेत्रीय संगठन शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। नई आर्थिक और राजनीतिक सुधार नीतियां अपनाई जा रही हैं। स्थानीय सरकारों और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य की चुनौतियों की बात करें तो जातीय संघर्ष और आंतरिक विभाजन, सीमाओं को लेकर पड़ोसी देशों से विवाद, संस्थाओं की कमजोरी और भ्रष्टाचार, बाहरी दखल, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी शक्तियां, आतंकवाद, बोको हराम, अल शबाब और सुरक्षा संकट इसके सामने चुनौती बने हुए हैं। वर्तमान स्वरूप की विशेषताओं की बात करें तो संविधानवाद। कई देशों ने नए संविधान लागू किए हैं। बहुदलीय व्यवस्था। धीरे धीरे एक दलीय से बहुदलीय लोकतंत्र की ओर बढ़ना। नागरिक समाज की सक्रियता। मीडिया, एनजीओ और युवा आंदोलन उभर रहे हैं। क्षेत्रीय सहयोग।
EU, ECOWAS जैसे संगठन संकट समाधान में सहायक हैं। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि सब सहारन अफ्रीका का राज्य स्वरूप उपनिवेशवाद, जातीय विविधता, कमजोर संस्थाओं और भारी प्रभाव से गहराई से प्रभावित रहा है। हालांकि लोकतांत्रिक सुधार, क्षेत्रीय एकता और संस्थागत विकास की दिशा में कई सकारात्मक बदलाव भी हो रहे हैं, फिर भी स्थिर, उत्तरदायी और समावेशी राज्य व्यवस्था स्थापित करना अफ्रीका की सबसे बड़ी चुनौती है। अब हम अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक उप सहारा अफ्रीका में आर्थिक सहयोग के लिए महाद्वीपीय पहल का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। उप सहारा अफ्रीका के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था कृषि और कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर रही है। उपनिवेशिक सीमाओं और आंतरिक संघर्षों ने क्षेत्रीय सहयोग को बाधित किया। गरीबी, अवसंरचना की कमी और छोटे बाजारों ने आर्थिक विकास को सीमित कर दिया। अब इन चुनौतियों से निपटने और आर्थिक विकास, व्यापार विस्तार और एकीकरण के लिए महाद्वीपीय पहलें की गई। प्रमुख महाद्वीपीय पहलें क्या थी? फर्स्ट अपना है अमेरिकी संघ AU, स्थापना 2002 में। OAU यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का स्थान लिया किसने? AU ने। उद्देश्य है आर्थिक एकीकरण, शांति, सुरक्षा और सुशासन को बढ़ावा देना। AU ने अफ्रीकी आर्थिक समुदाय AEC के निर्माण की दिशा में कार्य किया। अफ्रीकी महाद्वीप और मुक्त बाजार क्षेत्र AfCFTA, स्थापना 2018 में हस्ताक्षर और 2021 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य था इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड में वृद्धि करना, व्यापार बाधाओं को कम करना, क्षेत्रीय औद्योगिकरण और रोजगार को बढ़ावा देना। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने की दिशा में है, जिससे उप सहारा अफ्रीका में आर्थिक सहयोग को मजबूती मिले। मुक्त बाजार क्षेत्र में बढ़ने की तरफ ये एक दिशा है, जिससे क्या होगा, जो अफ्रीकी आर्थिक सहयोग है उसको मजबूती मिलेगी। न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकान्स डेवलपमेंट, स्थापना 2001 में। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और सुशासन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना। यह अफ्रीकी देशों और बाहरी साझेदारों के बीच सहयोग का माध्यम बना। क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय RECS, अफ्रीकन यूनियन ने AEC के तहत RECs को महाद्वीपीय आर्थिक एकीकरण की इकाई माना। अपना ECOWS वेस्ट अफ्रीका, SADC साउथर्न अफ्रीका, EAC ईस्ट अफ्रीका, COMESA ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका, IGAD हॉर्न ऑफ अफ्रीका, CEMAC सेंट्रल अफ्रीका और AMU नॉर्थ अफ्रीका। भूमिका है कि सदस्य देशों के बीच व्यापार को, ये सब संगठन बने हैं इधर इन साइड्स पे, साउथ अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में, इस जगह पे। और इनकी भूमिका है कि सदस्य देशों में व्यापार को बढ़ावा देना, टैरिफ में कटौती और सीमा शुल्क सहयोग बढ़ाना और अवसंरचना विकास में सहयोग करना। अन्य पहलों की बात करें, जो अन्य पहल की गई हैं वो है पीयर रिव्यू मैकेनिज्म, यानी कि सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। लागोस प्लान ऑफ एक्शन 1980, इसके तहत क्या किया, औद्योगिक और कृषि विकास पर बल दिया गया। पीयर रिव्यू मैकेनिज्म से क्या हुआ है, सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। और लागोस प्लान ऑफ एक्शन 1980 में क्या हुआ है, औद्योगिक और कृषि विकास पर बल दिया गया है। AU एजेंडा 2063 समृद्ध, एकीकृत और शांतिपूर्ण अफ्रीका के निर्माण का दीर्घकालीन दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया। इन
इन पहलों के महत्व की बात करें तो अफ्रीकी बाजार का एकीकरण हुआ, निवेश और व्यापार अवसरों में वृद्धि हुई, औद्योगिकरण और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिला, गरीबी और बेरोजगारी में कमी का प्रयास किया गया, वैश्विक आर्थिक प्रणाली में अफ्रीका की स्थिति को मजबूत किया गया। इसके सामने कुछ चुनौतियां भी रही, जैसे कमजोर अवसंरचना थी, राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष चल रहे थे, वित्तीय संसाधनों की भी कमी थी, प्रशासनिक और तकनीकी जो चुनौतियां थी वो भी खड़ी थी, और सदस्य देशों की विविध नीतियों और प्राथमिकताएं भी थी। सबकी अपनी अलग नीतियां और अलग अलग चीज़ों को लोग प्राथमिकता भी देते थे। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि उप सहारा अफ्रीका में आर्थिक सहयोग के लिए महाद्वीपीय पहले जैसे AU, AFCFTA, NEPAD और RECs, यह आपको ये सारे जो संगठन हैं सब इनको सबको आपको याद करना पड़ेगा। क्षेत्रीय एकीकरण, व्यापार विस्तार और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही थी। हालांकि इन पहलों को प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक स्थिरता, अवसंरचना, विकास और सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक है, जिससे अफ्रीका वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत भूमिका निभा सके। जब आप इन सबको याद कर लोगे ना, AU, AFCFTA, NEPAD और RECs, ये सारे नाम और भी हैं जो इन सबको जब याद कर लोगे तो आपको लिखना इजी हो जाएगा, क्योंकि ये नाम है आपको समझ में आ ही गया। सबका मोटो क्या था? गरीबी को दूर करना, व्यापार को बढ़ावा देना, है ना, अफ्रीका में हर तरीके से सुधार करना, जिसमें कि ज़्यादा जोर किस पे दिया गया है? आर्थिक और व्यापारिक सुधार पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमारे इस पेपर के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में रिपीट हुए हैं। पिछले 4 से 5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि जब इतने सालों से रिपीट हो रहे हैं तो अब फिर से रिपीट होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो इनको देखने के बाद जब आप अपनी बुक रीड करोगे तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एग्ज़ाम अच्छा जाने पर नीचे कमेंट भी करें कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ, मुझे खुशी होती है पढ़ने में, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। और देखते रहे GK बैंक। थैंक यू।